नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट 8 के अंतर्गत हम लोग महासागरीय निक्षेप को विस्तार से देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कंटेंट्स क्या हैं, महासागरीय निक्षेप का फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा। उसके बाद स्थलीय भूमिज निक्षेप क्या होते हैं उसको देखेंगे। ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप क्या होते हैं उनको देखेंगे। जैविक या कार्बनिक पदार्थ, इससे क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी विस्तार से देखेंगे। इसमें नैरेटिक पदार्थ, पेलेजिक पदार्थ, चूना प्रधान ऊज व सिलिका प्रधान ऊज इसके अंतर्गत आते हैं। अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ को देखेंगे। उसके बाद अंत में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो महासागरीय निक्षेप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसको 2 पार्ट में भी लोग बांटते हैं, लेकिन आप 4 में ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। पहला है स्थलीय निक्षेप, दूसरा है ज्वालामुखी निक्षेप, तीसरा है जैविक पदार्थ निक्षेप और चौथा है अकार्बनिक या अजैविक पदार्थ। तो स्थलीय निक्षेप जो है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख में इसको डिवाइड किया गया है। स्थलीय निक्षेप मतलब, इसको डिटेल में मैं आगे बताने ही वाला हूँ। स्थल से जो डिपॉजिट होता है जा करके सागरों के अंदर, उसको स्थलीय निक्षेप कह रहे हैं। अब पंख को मरे के अनुसार, मरे जो विद्वान थे उनके अनुसार इसके 3 पार्ट होते हैं पंख भी, नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख। ज्वालामुखी आप देख ही रहे हैं, इसको इसी के अंतर्गत बताएंगे। अब जैविक पदार्थ को देखेंगे तो इसके एक पार्ट जो होता है नैरेटिक निक्षेप कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका पेलेजिक निक्षेप कहलाता है। पेलेजिक निक्षेप को आप देख रहे हैं कि रेड से मैं दिखाया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनते हैं, इसलिए इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे भी। अब ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है चूना प्रधान ऊज है और दूसरा जो है सिलिका प्रधान ऊज है। चूना प्रधान ऊज जो है यह 2 प्रकार का होता है, टेरोपाड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। और सिलिका प्रधान ऊज भी 2 प्रकार का होता है, रेडियोलैरियन ऊज और डायटम ऊज। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो देखिए 2 लोग सुर्ती बना रहे हैं खैनी खाने के लिए। तो एक बोलता है चूना तेरा गीला है। तुम्हारा चूना क्या है? गर्मी में चूना सूख जाता है, तो दूसरे का चूना नया नया रहता है गीला, तो बोलता है दूसरा सुरती वाला कि चूना तेरा गीला है। तो तेरा से टेरोपाज हो जाएगा, गीला से ग्लोबिजेरिना। बस हमको एक हिंट चाहिए होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन किस कैटेगरी में है। ये चारों याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन चूना था और कौन सिलिका प्रधान था। तो इसलिए चूना तेरा गीला है, यही फार्मूला है। ठीक है। अब सिलिका प्रधान ऊज को याद करने का बहुत आसान तरीका है। सिलिका रेडी है, सिलिका क्या हो गया? तैयार हो गया, रेडी है। रेडी रेडियोलारियन हो गया और डी से ही डायटम है। रेडियो में ही अगला जो टाइप्स है वह छुपा हुआ है। रेडी है से रेडियोलारियन और डी से डायटम ऊज। सिलिका रेडी है और ये चूना तेरा गीला है, सिलिका रेडी है। इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन चूना प्रधान ऊज है, निम्नलिखित में से कौन सिलिका प्रधान ऊज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन चूना प्रधान ऊज नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको फार्मूला एकदम ध्यान रखिए, चूना तेरा गीला है और सिलिका रेडी है, रेडियोलारियन और डायटम डी से। आगे देखते हैं हम लोग स्थलीय या भूमिज निक्षेप। इसको बोल रहा था आपसे कि इसको डिटेल में भी मैं बताऊंगा। अपर्दन के कारक मुख्य रूप से नदी तथा पवन भूमिज पदार्थों को परिवहन करके महासागरों में जमा करते रहते हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पूर्वी द्वीप समूह के समीप में पाए जाते हैं। कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है बजरी, दूसरा है रेत और तीसरा पंख। ये तो रासायनिक संरचना, आकार, बनावट इन सब के आधार पे है। लेकिन आगे कणों के आकार के आधार पर भूमिज पदार्थों का विभाजन निम्न प्रकार है। देखिए कणों के प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 को आपको मैं इसमें दिखाया हूँ। सबसे पहले है बजरी, 2 से लेकर के 256 mm इसका व्यास होता है, यानी सबसे बड़ा जो होता है उसे ग्रेवेल कहते हैं। बालू, सैंड 1 to 1/6 mm, तो इतने को हम बालू या सैंड कहते हैं। रेत भी इसको हिंदी में लिखा मिल जाएगा। सिल्ट,
सिल्ट जो है 1/17 से लेकर के 1/256 mm तक इसका व्यास होता है। और मृत्तिका यानी क्ले 1/257 से लेकर के 1/8192 mm होता है। और पंख जो होता है सबसे बारीक होता है, यह 1/8192 mm से भी छोटा होता है। तो यह बड़ा आकार से छोटे आकार की तरफ आप यहाँ पे देख लिए असली भूमिज निक्षेप। तो इस टेबल को याद रखिएगा, कई बार mm दे देता है और कहता है इसके साथ मैच कराइए कौन किसके साथ है। एक और टेबल आता है आकार के अनुसार बजरी। अब ग्रेवल्स के विभिन्न नाम हैं। अब ग्रेवल्स उधर पढ़े थे आप, यहीं पे देखिए, ये देखे थे आप देखे थे बजरी ग्रेवल्स 2 से 256 mm। इसी को अब यहाँ पे बांट रहा है विभिन्न आकार के अनुसार। पहला कणिका ग्रेनुल, ये 2 mm व्यास तक का जब होगा तो उसको कणिका कहेंगे। गुटिका या पेबल किसको कहते हैं, 2 to 4 मिलीमीटर यदि है यानी तो इसको गुटिका कहते हैं, पेबल्स कहते हैं। उसके बाद से गोलास्मिका कॉबेल किसको कहते हैं, 4 to 64 mm रहेगा। और सबसे बड़ा गोलास्म या बोल्डर इसको बोलते हैं, 64 से लेकर के 256 mm इसकी जो व्यास होगी। तो इस तरह से ये टेबल आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है या बना भी है कि इसको मैच कराइए कौन किसके साथ मैच करता है। मरे ने पंख के रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पंख को रंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। नीला पंख लौ सल्फाइड की अधिकता होती है। किसमें किसकी अधिकता, ये तीनों पंखों में आपको याद करना होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी का विस्तार देखने को मिलता है नीले पंख का। सभी पंखों में 3 प्रकार के पंख हैं, उनमें सबसे अधिक विस्तार आपको नीला पंख का देखने को मिलता है। लाल पंख लौ ऑक्साइड की अधिकता होती है इसमें। और हरा पंख, इसका निर्माण नीले पंख के रासायनिक अपक्षय द्वारा होता है। पूछ सकता है किस पंख का निर्माण नीले पंख के रासायनिक अपक्षय द्वारा होता है, तो इसमें हरा पंख का। पोटेशियम के सिलिकेट तथा लोहा की अधिकता होती है इसमें। हरे पंख में ग्लूकोनाइट खनिज पाया जाता है। ग्लूकोनाइट खनिज किसमें पाया जाता है, हरा पंख में पाया जाता है। दूसरा है अब ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप। ज्वालामुखी पदार्थों का सागरों में 2 प्रकार से निक्षेपण होता है। पहला धरातली भागों से। धरातली भागों से कैसे, जो धरातली स्तर पे जो ज्वालामुखी हैं उनका टूट फूट होता है, अपक्षय द्वारा टूट फूट हो जाता है, हवाओं और नदियों द्वारा इसको सागर में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा महासागरों के अंदर ज्वालामुखी उद्भेदन से। आप जानते हैं कि महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी फटता है, तो इनका जमाव नीली पंख के समान होता है तथा इसका रंग भूरा तथा काला होता है। जैविक या कार्बनिक निक्षेप इसको कहते हैं, इसको एकदम याद रखेंगे। अब यही टॉपिक सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है, 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। जैविक या कार्बनिक पदार्थ का जो जमाव देखने को मिलता है उसका स्रोत क्या है, सागर ही है, बाहर से नहीं जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इसके 2 उपवर्ग हैं, इसमें याद रखेंगे अस्थिपंजर और वनस्पतियाँ, ये सभी सागरीय स्रोत हैं, सागर में पाए जाने, उन्हीं को ये सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। पहला जो है नैरेटिक पदार्थ। नैरेटिक मैटर क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाने वाले सागरीय जीव जंतुओं के अस्थिपंजरों से निर्मित निक्षेप को नैरेटिक पदार्थ कहा जाता है। यानी सागरीय जीव जंतुओं के जो अस्थिपंजर हैं वह कहाँ जमा होंगे, महाद्वीपीय मग्न तट पर। यानी मग्न तट पर जो पाए जाते हैं उसे नैरेटिक पदार्थ कहते हैं, नैरेटिक मैटर कहते हैं। इसके ऊपर भूमिज पदार्थों का आवरण पाया जाता है। अब भूमिज पदार्थ आप पीछे में पढ़ाया था, उससे जो बहा के नदियों वगैरह या हवाओं के माध्यम से आता है वो इसके ऊपर जमा मिलता है। अगाध सागरस्थ या पैलेजिक पदार्थ, पैलेजिक मैटर, तो इसको अगाध सागरस्थ छोड़ करके पैलेजिक ही याद रखिए। पैलेजिक मतलब गहरे तल में पाए जाने वाले। सागरी मैदानों तथा गर्तों, गहरे सागरी जल में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों के निक्षेप को पैलेजिक पदार्थ या ऊज कहते हैं। ऊज याद रखिएगा, इसे ही पैलेजिक पदार्थ या ऊज कहते हैं। इन्हें 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। ये क्या था, जैविक को 2 उपवर्ग थे, कौन कौन से, नैरेटिक और पैलेजिक। अब यह पैलेजिक को 2 भागों में विभक्त यहाँ पे कर रहा है।
पहला है चूना प्रधान ऊज, इसमें आता है टेरोपाड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। आपको जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आप देखे थे। सिलिका प्रधान ऊज, रेडियोलैरियन ऊज और डायटम ऊज, ये 2 प्रकार के हैं, ये बता चुका हूँ पहले ही। तो अब हम लोग चूना प्रधान ऊज को देखते हैं। चूना प्रधान ऊज में पहला जान रहे हैं टेरोपाड ऊज होता है। चूने की मात्रा 80% होती है इसमें, टेरोपाड में। इसका निर्माण टेरोपोड नामक मोलस्क से होता है। टेरोपोड नामक क्या है, यह मोलस्क होता है, उसी से होता है। मोलस्क पूछा गया है, इसलिए इसको मैं ग्रीन से आपको दिखाया हूँ कि किस टेरोपाड किससे बनता है, तो मोलस्क से बनता है। 2000 फैदम से अधिक गहराई पर अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि अधिकतम गहराई इसकी देखेंगे तो 2000 फैदम की गहराई तक टेरोपाड ऊज देखने को मिलेंगे। उसके नीचे जो है ये टेरोपाड ऊज गायब हो जाते हैं। सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है। टेरोपाड ऊज का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, इसको याद रखेंगे। ग्लोबिजेरिना ऊज, इसका निर्माण मुख्यतः ग्लोबिजेरिना जीव के कोष से होता है, यानी सेल से होता है। कैल्शियम की मात्रा इसमें 64% होती है, डेसिमल में भी कुछ है लेकिन लगभग 64% होती है। प्रमुख खनिज ग्लाकोनाइट होता है। ग्लोबिजेरिना का प्रमुख खनिज कौन सा होता है, ग्लाकोनाइट होता है। उपस्थिति कितने गहराई पे होती है, 2000 से लेकर के 4000 फैदम गहराई के बीच यह ग्लोबिजेरिना ऊज पाया जाता है। तो ठीक है, इसका फार्मूला मैं बताया था, चूना तेरा गीला है, और ये सब डिटेल आपको अब समझना होगा, याद करना होगा। सिलिका प्रधान ऊज में सबसे पहले आता है रेडियोलैरियन ऊज, ठीक है। इसका निर्माण रेडियोलैरियन व फेरामिनिफेर जीवों के अवशेष से होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में रेडियोलैरियन ऊज कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैदम गहराई तक पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है इसका, प्रशांत महासागर में। टेरोपाड अटलांटिक महासागर में, रेडियोलैरियन प्रशांत महासागर में। अब बोलेंगे आप ग्लोबिजेरिना का आप बता ही नहीं रहे हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे तो इसको हिंद महासागर में पूछता है तो ग्लोबिजेरिना सबसे ज़्यादा है। आगे आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि क्यों इसका आंसर समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जा रहा है। बाकी ये सब आप याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर में टेरोपाड ऊज और प्रशांत महासागर में रेडियोलैरियन ऊज। डायटम ऊज, यह उच्च अक्षांशों में गहरे सागरी भागों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण डायटम नामक अत्यंत सूक्ष्म पौधे के अवशेष से होता है। डायटम नामक क्या अत्यंत सूक्ष्म पौधा होता है, उसी के अवशेष से डायटम ऊज तैयार होता है। चौथा है अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या है देखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में लाल मृत्तिका, रेड क्ले को याद रखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। अजैविक पदार्थों में या अकार्बनिक पदार्थ इसी को बोलते हैं, तो इसमें लाल मृत्तिका जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैलेजिक निक्षेपों में, मतलब महासागर के अधिक गहराई में जो निक्षेप है, यह सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मृत्तिका, ठीक है। सर्वाधिक व्यापक समुद्री निक्षेप रेड क्ले है, इसी को देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सर्वाधिक व्यापक निक्षेप रेड क्ले है। फिर उसी तरह से लाल मृत्तिका या रेड क्ले पैलेजिक अकार्बनिक निक्षेप है, जो अधिकांशतः एल्यूमिना के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड से बना है। सभी सागरों के गहनतम भागों में, यानी गहराई वाले भाग में, सर्वाधिक निक्षेप लाल मृत्तिका की पाई जाती है। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बहुत पिन पॉइंटेड करके मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराता हूँ, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो मरे ने किया था। महासागरों में तेल निक्षेप महाद्वीपीय शेल्फ में सीमित होता है, यानी कि तेल पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, तो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकाला जाता है। बेलाप पर्ती, यानी आपसे मैं बोला कि इसको पैलेजिक ही याद रखिए, हिंदी में पैलेजिक लिख के देता है। तो पैलेजिक निक्षेपों में शैवाल या काई से निकाले पदार्थ होते हैं। पैलेजिक निक्षेप में ये काई याद रखिए या शैवाल से ही सब जमा होता है, पदार्थ होते हैं, और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिन्हें ऊज कहते हैं। और ऊज के 4 प्रकार आप जान ही रहे हैं। तो चारों जो है शैवाल नामक जो पदार्थ हैं, शैवाल या काई, उन्हीं से ये ऊज मिलते हैं चारों जो थे। मृत सागर में ब्रोमाइन के निक्षेप अवस्थित हैं। सर्वाधिक जो निक्षेप मृत सागर में किसका पाया जाता है, ब्रोमाइन का।
सफ़ेद रंग के समुद्री तलछट जैविक मूल के होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, जैविक। समुद्री संसाधनों का तात्पर्य महासागरों में पाए जाने वाले संसाधनों से है। ये तो बहुत सिंपल लाइन है, सब लोग जानते होंगे। महासागरों के अवसाद या तलछट परिवहन के भार संचलन की निम्न विधियां हैं। 3 विधियां कौन है? पहला है कर्षण, ट्रैक्शन, लवणीकरण या साल्टेशन, प्रक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो। ये तीनों को याद रखेंगे, कभी आएगा तो इसको आप बता सकते हैं उसमें। हिंद महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पैलेजिक निक्षेप कौन सा है? ग्लोबिजेरिना ऊज है। यहाँ पे देखिए ग्लोबिजेरिना, हिंद महासागर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके तरीके को समझिए। हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जा रहा है? तो ग्लोबिजेरिना ऊज पाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता अटलांटिक महासागर में मिलती है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि हिंद महासागर में कौन सा पाया जाता है, तब कहेंगे ग्लोबिजेरिना है। लेकिन ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में ग्लोबिजेरिना ऊज प्रधानता से है, मतलब मैक्सिमम। आप देखिए दोनों से ये बता रहा है अटलांटिक महासागर में। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन हिंद महासागर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ग्लोबिजेरिना ऊज का नाम आ रहा है। और जब ये पूछा जा रहा है अधिकता किस में है, तो अटलांटिक और अटलांटिक महासागर का नाम आ रहा है। तो आगे अभी एक टेबल दूंगा, आप उससे समझेंगे। जिन जल निकायों में पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है वे ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र में होते हैं। टेबल इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए सबसे ज़्यादा पैलेजिक निक्षेप का अवयव क्या है? तो लाल चीका, ये 36.1% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार मिलता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो ग्लोबिजेरिना ऊज है, 29.2%। उसके बाद आप देख रहे हैं 6.4, 3.4 डायटम वगैरह का। तो यानी सभी महासागरों में ग्लोबिजेरिना ऊज का प्रतिशत ज़्यादा होगा डायटम, रेडियोलारियन और टेरोपाइज की अपेक्षा। तो इसीलिए पूछ रहा है, जब यहाँ पे पूछ रहा है हिंद महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पैलेजिक निक्षेप कौन सा है, तो इसमें ग्लोबिजेरिना हो गया। अब ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता अटलांटिक महासागर में मिलती है, यानी कि इसके अपेक्षा, हिंद महासागर की अपेक्षा ग्लोबिजेरिना किसमें अधिक मात्रा में होगा? देख रहे हैं 29.2% है, तो इसमें भी ज़्यादा होगा, तो इसी अटलांटिक महासागर में है। अब प्रश्न किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट भी मैं डिटेल वीडियो के बाद देता हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है। अब यहाँ देखिए ओसेनिक जोन्स को दिखाया है। पैलेजिक जोन्स क्या होते हैं? तो जो कॉलम है जल का वो पूरा पैलेजिक जोन के अंतर्गत आता है। इसको बांटा गया है कितने भागों में? 5 भागों में। एपीपेलाजिक जोन, मेसोपेलाजिक जोन, बैथीपेलाजिक जोन, अबेसोपेलाजिक जोन और हाइड्रोपेलाजिक जोन। लेकिन बेंथिक जो ये तटीय भाग होता है, इनका नीचे का हिस्सा होता है, इसको बेंथिक जोन कहते हैं। इसको भी बांटा गया है। कैसे? अगले फिगर से दोनों स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बांटा गया है पैलेजिक प्रोविंस जोन को प्रोविंस भी कहते हैं। तो एपीपेलेजिक, मेसोपेलेजिक, बैथीपेलेजिक, अबेसल पेलेजिक और हाइडल पेलेजिक, ये मैं बताया, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। एपीपेलेजिक, मेसोपेलेजिक, बैथीपेलेजिक और अबेसल पेलेजिक और हाइडल पेलेजिक। अब इसको बेंथिक प्रोविंस यानी बेंथिक जोन में जब बांट रहा है तटों को, तो कैसे बांट रहा है? सबसे पहले आता है लिटोरल, उसके बाद सब लिटोरल, उसके बाद से बाइथल, अबेसल और उसके बाद से हाइडल। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसको। अगला वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 8 उपलब्ध होगा, जो महासागरीय निक्षेप से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उसमें दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।